नमस्कार दोस्तों, कोटा करियर पॉइंट चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है महेंद्र सिंह नरूका, द फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ चर्चा करने वाला हूं डेवलपमेंट ऑफ सिखिज़्म के बारे में, जहां पर हम 9 रिमेनिंग सिख गुरुओं के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था एवोल्यूशन या फिर बर्थ ऑफ सिखिज़्म के बारे में, जिसमें हमने एक सिख गुरु यानी फाउंडर ऑफ सिखिज़्म गुरु नानक जी के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में हम रिमेनिंग 9 गुरुज के बारे में पढ़ेंगे, तो आप अंत समय तक इस वीडियो में बने रहिएगा। प्लीज़ कीप वॉचिंग दिस वीडियो टिल द लास्ट मिनट। तो आइए सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं सिखों के दूसरे गुरु गुरु अंगद जी के बारे में। इन्होंने गुरुशिप जो है 1539 से हासिल की थी और 1552 तक ये स्पिरिचुअल पोजीशन पर बने रहे थे। ये गुरु नानक जी के डिसिपल थे। गुरु अंगद ही वॉज द डिसिपल ऑफ गुरु नानक। करते क्या हैं? ही परफॉर्म्ड द वर्क ऑफ एक्सप्लेनिंग गुरु नानक देव जी की जो टीचिंग्स थी ना, उन गुरु नानक देव जी की टीचिंग्स को इन्होंने एक्सप्लेन किया, यानी कि उनके द्वारा जो शिक्षाएं दी गई थी उन्हीं को इन्होंने एक्सप्लेन किया था। इस पर्पस के लिए इन्होंने एक गुरुमुखी स्क्रिप्ट चलाई थी, जिसमें आज पंजाबी भाषा लिखी जाती है और पढ़ी जाती है। तो गुरुमुखी स्क्रिप्ट का निर्माण इन्होंने किया था, फिर उसे डेवलप भी इन्होंने किया था, और उसके बाद में इन्होंने गुरु नानक देव जी की ही वाणी को इन्होंने लिख दिया था, कॉल्ड गुरु वाणी। इनके इस कार्य के लिए इन्हें काफ़ी प्रसिद्धि मिलती है। ही गॉट मच नेम एंड फेम फ्रॉम हिज वर्क। इन्होंने कुछ और कार्य भी किए। मैनी अदर इम्पोर्टेंट वर्क्स डन बाय हिम, फॉर एग्जाम्पल मांझियाँ एंड लंगर सिस्टम। मांझियाँ क्या होता है? मांझियाँ जो है ये सत्संग के केंद्र हुआ करते थे, यानी कि जहाँ पर आम व्यक्ति को, गरीब लोगों को सिखाया जाता है मोरल वैल्यूज़, जहाँ पर लोगों को बताया जाता है धर्म अधर्म के बारे में। तो वो एक सेंटर ऑफ सत्संग कहलाता है, जिसे इनके टर्मिनोलॉजी में मांझियाँ कहा जाता है। पंजाबी टर्मिनोलॉजी में मांझियाँ कहा जाता है। लंगर सिस्टम से आप परिचित होंगे। गरीब लोगों के फ़ायदे के लिए, गरीबों के पेट भरने के लिए मुफ्त में भोजन खिलाना लंगर सिस्टम कहलाया जाता है। तो इन्होंने मांझियाँ और लंगर सिस्टम शुरू किया था। इतना ही नहीं, इन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब का भी कंपाइलेशन किया था। अब ये कंपाइलेशन क्या होता है? जो गुरुवाणी थी, उस गुरुवाणी को इन्होंने रिटन रिकॉर्ड्स में जब लिखा तो वो गुरु ग्रंथ साहिब कहलाती है। इनकी मृत्यु होती है, ही डाइड इन 1552 ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर ब्यास, यानी कि इनकी मृत्यु 1552 में ब्यास नदी के तट पर होती है। इनकी मृत्यु के साथ ही अब अगला कॉन्सेप्ट ये था कि नेक्स्ट गुरु कौन बने। तो इन्हीं का एक शिष्य था जिसका नाम था गुरु अमरदास। इन्होंने 1552 से लेकर 1574 तक स्पिरिचुअली रूल किया था। तो चलिए इनके बारे में जानते हैं पर्सनल डिटेल। बर्थ 5 मई 1479 को, फादर तेजभान भल्ला। हावेवर यू नीड नॉट टू रिमेंबर हिज बर्थ एंड फादर्स नेम, दिस इज नॉट मच इम्पोर्टेंट। आगे हम बात करते हैं। ही इम्प्लीमेंटेड द लंगर सिस्टम एंड मांझिया सिस्टम स्ट्रिक्टली, यानी कि इनके गुरु अंगद के द्वारा शुरू किया गया जो लंगर और मांझिया सिस्टम था, इसको इन्होंने स्ट्रिक्टली यानी सख्ती से लागू करवाया था। दैट सिस्टम वॉज नॉट रिजिड अर्लियर, लेकिन इन्होंने काफ़ी रिजिड वे में लागू कर दिया था। फिर बात करते हैं, ही डिक्लेयर्ड बैसाखी एज अ फेस्टिवल। बैसाखी को इन्होंने एक त्यौहार घोषित किया था। एंड अपोज्ड सती सिस्टम, और सती प्रथा का इन्होंने विरोध किया था। ये धुर विरोधी थे सती व्यवस्था के। इनके इन्हीं महान गुणों के चलते एम्परर अकबर ऑल्सो केम टू विजिट हिम एट अ प्लेस गोइंदवाल। गोइंदवाल नाम की जगह पर सम्राट अकबर इनसे मिलते हैं, यात्रा करते हैं उनके पास आकर।
और इस जगह को पिलग्रिमेज कहा जाता है ड्यू टू गुरु अमरदास। अमरदास की वजह से इस स्थल को तीर्थ स्थल कहा जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे गुरु रामदास। इनका टाइम पीरियड 1574 से 1581 के बीच में है। यहाँ पर 1561 लिखा हुआ है तो इसे आप इग्नोर कीजिए। यहाँ 1581 होगा, 81। सबसे पहले बात करते हैं कि इन्होंने क्या किया। इनके टाइम पर धार्मिक केंद्रों की संख्या में वृद्धि होती है, यानी कि द नंबर ऑफ रिलीजियस सेंटर्स वर इंक्रीज्ड इन इस टाइम। इन्होंने 500 बीघा लैंड पर एक रिजर्वायर यानी कि बड़ा जलकुंड भी बनाया था। नाउ दैट प्लेस इज कॉल्ड एज अमृतसर। एक काफ़ी फेमस सिख प्लेस अमृतसर जो है इन्हीं के नाम के आधार पर रखी गई है। इनके डिसिपल्स कौन थे? पावरफुल एंड वेल्दी फार्मर्स, यानी कि पैसे वाले और मजबूत स्ट्रॉन्ग किसान जो थे इनके डिसिपल्स बने और इन्होंने सिखिज़्म को और आगे बढ़ाया था। मुगल सम्राट अकबर ने जो तीर्थ कर लिया जाता था हरिद्वार पिलग्रिमेज टैक्स, वो गुरु रामदास के कहने पर, उनके रिक्वेस्ट पर, ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ गुरु रामदास, अकबर ने पिलग्रिमेज टैक्स को एबोलिश कर दिया, यानी इस टैक्स को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया जाता है। Once again, Mughal Emperor Akbar abolished the tax that was levied on Haridwar pilgrimage on the request made by Guru Ramdas. इन्होंने अकबर के साथ अच्छे से दोस्ती मेंटेन की और इसका फ़ायदा ये हुआ कि इन्होंने सिखों के डिसिपल्स की संख्या में इंक्रीज़ कर दी, यानी कि द नंबर ऑफ सिख्स वर इंक्रीज्ड। रामदास ने एक प्रथा चलाई जिसे कहते हैं मसंद प्रथा। मसंद सिस्टम इन्हीं के द्वारा शुरू किया गया है, जिसमें क्या है कि ज़रूरतमंद लोगों को या गरीब लोगों को दान दिया जाता था। ग्रांट्स वर गिवन टू द पुअर पीपल, ये दिया जाता जिसे कहा जाता था मसंद सिस्टम। तो ये मसंद व्यवस्था किससे रिलेटेड है? गुरु रामदास से रिलेटेड है। नाउ गुरु वर कॉल्ड सच्चा पातशाह और सतगुरु, यानी कि ये दो कॉन्सेप्ट्स उस समय शुरू हो जाते हैं। तो चलिए अब आगे बात करेंगे हम गुरु अर्जन देव के बारे में। 1581 से लेकर 1606 के बीच का जो टाइम पीरियड है वो गुरु अर्जन देव का था। ही वॉज द 5th सिख गुरु और इन्हें सिखिज़्म का वास्तविक ऑर्गेनाइजर या संगठनकर्ता माना जाता है। अब देखो इन्होंने क्या किया कि सिखिज़्म को मजबूती देने के लिए रिलीजियस और पॉलिटिकल राइट से एनरिच कर दिया था। मैं वापस से बताता हूँ कि सिखिज़्म में इन्होंने 2 क्वालिटीज़ बढ़ा दी कि हर सिख को रिलीजियस यानी धार्मिक और पॉलिटिकल यानी राजनीतिक अधिकार होंगे। मुगल सम्राट जहांगीर ने इन्हें मृत्युदंड दिया था। क्यों दिया था? क्योंकि इन्होंने जहांगीर के विद्रोही खुसरो को आशीर्वाद दिया था, विजय का आशीर्वाद दे दिया था। किन्होंने दिया था? गुरु अर्जन देव ने दिया था। जहांगीर इस चीज़ से भड़क गया था कि मेरे दुश्मन को गुरु अर्जन देव ने विजय होने का आशीर्वाद दिया है जो कि मुझे बर्दाश्त नहीं है, तो इसलिए उन्होंने डेथ पनिशमेंट दे दिया था। इनके समय के दौरान जो है, यानी कि इससे कुछ समय पहले, सिखिज़्म जो है फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हो चुका था, आर्थिक रूप से यानी कि वित्तीय रूप से ये मजबूत हो चुका था सिखिज़्म धर्म। और इन्होंने अब ऐसा क्यों होता है? वाई सिखिज़्म बिकेम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट? इसके पीछे 3 कारण हैं। सबसे पहले आदि ग्रंथ का कॉम्पिलेशन, दूसरा मसंद को प्रैक्टिकल फॉर्म प्रोवाइड किया, तीसरा अपने शिष्यों को विदेश भेजा दान कलेक्ट करने के लिए फॉर द कलेक्शन ऑफ ग्रांट्स। गुरु अर्जन देव के सेक्रीफाइस के कारण सिखिज़्म अब मिलिट्री पावर में कन्वर्ट होने लगा था, यानी कि आफ्टर अर्जन देव्स सेक्रीफाइस द सिखिज़्म ट्रांसफॉर्म्ड इनटू स्ट्रॉन्ग मिलिट्री पावर।
अर्जन देव्स मार्टियरडम वाज लैंडमार्क इंसिडेंट इन द हिस्ट्री ऑफ सिखिज्म, यानी कि अर्जन देव के शहीद होना, उनकी वीरगति को प्राप्त होना इतिहास में एक महत्वपूर्ण माना जाता है, जिसके बाद सिख जो है शांतिपूर्ण तरीके से को छोड़कर पीसफुल सिख बिकेम वायलेंट सिख एंड सिख्स नाउ गॉट ट्रांसफॉर्म इनटू मिलिट्री यूनियन। आगे की स्लाइड्स में हम बात करेंगे गुरु हरगोबिंद सिंह के बारे में। टाइम पीरियड है 1606 से 1645 के दौरान गुरु अर्जन देव की मृत्यु हुई। ये उन्हीं के बेटे थे गुरु हरगोबिंद सिंह। ये छठे सिख गुरु बनते हैं और इन्होंने एग्रेसिव रूप ले लिया, अब आक्रामक हो गए। अब ये इन्होंने 2 तलवारें धारण की, एक जिसे कहा जाता है पीरी, दूसरी कहा जाता है मीरी। अब देखो, पहले सिख क्या करते थे, शैली यूज़ करते थे। शैली क्या होता है, शैली एक ऊनी धागा होता है जो पवित्रता का प्रतीक होता है, लेकिन अब इन्होंने शैली का त्याग किया और उसकी जगह 2 तलवारें रखनी शुरू कर देते हैं। एक तलवार जिसे पीरी कहा जाता है वो रिलीजियस सीट को दर्शाती है, यानी कि धर्म के लिए हम तलवार उठाएंगे, जिसे पीरी कहते हैं। और एक दूसरी है मीरी, यानी कि अब हमें पॉलिटिकल पोजीशन भी हासिल करनी है, अब हम ही राज करेंगे अपने रीजन में, अपने सिख समुदाय को हम शांति और भलाई के मार्ग पर पहुंचाएंगे। तो पीरी और मीरी 2 थे, एक रिलीजियस सीट को इंडिकेट करता है, एक पॉलिटिकल सीट को इंडिकेट करता है। इन्होंने दान लेना बंद कर दिया था। इन प्लेस ऑफ ग्रांट्स ही स्टार्टेड रिसीविंग आर्म्स एंड एम्यूनिशन, यानी कि अब वो हथियार लेना शुरू कर देते हैं। इन्होंने हरमिंदर साहिब के नज़दीक में एक टॉल सीट, लंबा तख्त बनाया था, जिसे कहा जाता है अकाल तख्त। ये ज़रूर याद रखिए, 1 मार्क के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 1699 में ये बनकर तैयार होता है पूरी तरह से, लेकिन इसका काम इनके टाइम से शुरू हो चुका था। इसके बाद हम बात करें कि ये अकाल तख्त बिकेम द पॉलिटिकल सिंबल ऑफ सिखों का एक राजनीतिक चिन्ह बन जाता है। जहांगीर ने गुरु अर्जन देव के जो फाइनेंशियल फाइन्स थे वो उनके बेटे गुरु हरगोबिंद सिंह से वसूलना शुरू करने के ऐसे प्रयास करते हैं। गुरु हरगोबिंद सिंह ने साफ साफ कह दिया, स्पष्ट रूप से कह दिया, मैं नहीं दूंगा। इस वजह से जहांगीर ने हरगोबिंद सिंह को ग्वालियर किले के जेल में डाल दिया। हरगोबिंद सिंह ने भले ही सिखिज्म को मिलिट्री फॉर्म दिया था, लेकिन बाद के जो गुरु थे, कौन कौन, गुरु हर राय 1645 से 61, हर कृष्ण 1661 से 64, गुरु तेग बहादुर 1664 से 75, ये जो बाद के गुरु थे, यानी कि 7th 8th 9th गुरु जो थे, इन्होंने उस चीज़ को थोड़ा ढीला कर दिया था। यानी कि जो उद्देश्य गुरु हरगोबिंद सिंह ने देखा था कि अर्जन देव की डेथ हुई है, उसके बाद एग्रेसिव होना है, वो एग्रेसिवनेस कम हो जाती है। गुरु तेग बहादुर का सिर काट दिया जाता है मुगल सम्राट औरंगजेब के द्वारा। अब क्यों काटा जाता है? क्योंकि गुरु तेग बहादुर ने इस्लाम को अपनाने से मना कर दिया था, बिकॉज गुरु तेग बहादुर रिफ्यूज्ड टू अडॉप्ट इस्लाम। तो औरंगजेब तो सन की आदमी था, उसे गुस्सा आया और उसने उनका सिर काट दिया। क्यों? क्योंकि उसने औरंगजेब की बात नहीं मानी। अभी गुरु तेग बहादुर के लिए ऐसा कहा जाता है कि इन्होंने अपना सिर झुकाना पसंद नहीं किया, बल्कि सिर कटाना पसंद किया। चांदनी चौक दिल्ली में उनका एक मेमोरियल भी है, जिसे कहा जाता है शीशगंज गुरुद्वारा। वंस अगेन, चांदनी चौक इन दिल्ली, हिज मेमोरियल इज कॉल्ड एज शीशगंज गुरुद्वारा। ये यहाँ पर देख सकते हैं आप, गोल्डन टेम्पल अमृतसर है। ये गोल्डन टेम्पल अमृतसर का निर्माण जो है गुरु हरगोबिंद सिंह के टाइम पर
हुआ था, लेकिन बाद में इसे गोल्डन कलर, इसी जो इसका जो स्ट्रक्चर है पूरी तरह से गोल्ड का करना, ये रणजीत सिंह के समय में हुआ था। आगे हम बात करेंगे गुरु गोविंद सिंह के बारे में। आप यहाँ देख सकते हैं लेफ्ट साइड में, टेररिस्ट किलर सरदार गुरु गोविंद सिंह। एक बार इन्होंने औरंगज़ेब से कहा था कि चिड़ियों से मैं बाज लड़ाऊं, गीदड़ों को मैं शेर बनाऊं, 1.25 से एक लड़ाऊं, तभी गोविंद सिंह नाम कहाऊं। औरंगज़ेब ने इनसे पूछा था कि आपके 42 लोग 10 लाख मुग़ल सेना से कैसे लड़ बैठे, तो इस पर इन्होंने ये रिप्लाई दिया था। यानी आप इनके पर्सनैलिटी से अंदाज़ा लगा सकते हो हाउ पावरफुल दिस मैन वॉज। गुरु गोविंद सिंह टाइम पीरियड 1675 से 1708। ये गुरु तेग बहादुर के बेटे थे। गुरु तेग बहादुर को औरंगज़ेब ने मारा था। सो ही वॉज द 10th एंड द लास्ट गुरु ऑफ सिख्स, यानी कि इसके बाद में सिखों में गुरु होने की प्रथा बंद हो जाती है। अब इन्होंने किया क्या, मिलिट्री सेंटर्स डेवलप किए ताकि औरंगज़ेब के अत्याचारों का क्या कर सके, मुकाबला कर सकें। औरंगज़ेब के पंजाब में जो अत्याचार हो रहे थे, क्योंकि वो सिखों का बढ़ावा नहीं देना चाहता था। बाय दिस द सिख सोसाइटी बिकेम स्ट्रॉन्ग एंड कैपेबल। इतना ही नहीं, इन्होंने लाहौर के सूबेदार को पटकनी दी इन द बैटल ऑफ नदाऊं। इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी, यानी ही इस्टाब्लिश्ड खालसा ऑर्डर इन 1699। क्यों की थी, सो एज टू ऑर्गेनाइज द सिख्स, ताकि सिखों को संगठित कर सकें, रिमूव देयर एविल्स, उनके धर्म के अंदर जो बुराइयां हैं उसे हटा सकें, एंड इंस्पायर देम विथ रिन्यूड विगर, यानी कि उन्हें प्रेरणा दे सके पूरे के पूरे नए जोश के साथ, नई उमंग के साथ। इज दैट क्लियर। इनके समय में 5 जो डिवोटीज़ थे, 5 सेक्रीफाइसिंग डिवोटीज़, उन्होंने कुछ प्रथाएं स्टार्ट की थी, जिनमें से एक है पंच प्यारे, दूसरी है पाहुल यानी चरणामृत, और फिर है अमृत चखना। अमृत चखना यानी कि जो पताशे घोला हुआ जो पानी है उसे पीने की प्रथा जो है उसे कहा जाता था अमृत चखना। तो ये 5 सेक्रीफाइसिंग डिवोटीज़ के द्वारा ये प्रथाएं शुरू की गई थी। इनके द्वारा जो खालसा पंथ स्टार्ट किया गया था, तो उसमें इन्होंने कहा था कि प्रत्येक खालसी सिख को 5 कक्कड़ रखने होंगे, जिसमें है कड़ा, केश, कच्छा, कृपाण और कंघा। यानी कि सभी सिखों के हाथ में कड़ा होना चाहिए, सभी सिख जो है केश यानी कि दाढ़ी, मूछ, बाल ये होने चाहिए। फिर इसके बाद में कच्छा यानी कि अंडरवियर, कृपाण यानी कि कटार, और कंघा एज यू यूजुअली नो दिस। औरंगज़ेब के खिलाफ युद्ध की संभावनाओं को बढ़ता देखकर इन्होंने आनंदपुर साहिब में, यानी कि 1699 में आनंदपुर साहिब में, जो कि आज के पंजाब में है, वहाँ पर इन्होंने मिलिट्री बेस इस्टाब्लिश किया था। 1705 में मुग़ल अटैक होता है इनके ऊपर आनंदपुर साहिब में, जहाँ पर इनका मिलिट्री बेस था। तो इन्हें क्या करना पड़ता है, उस जगह को छोड़ना पड़ता है। ही वॉज फोर्स्ड टू लीव आनंदपुर। बोथ ही सन्स जोरावर सिंह और दूसरे बेटे फतेह सिंह को कैद किया जाता है और सरहिंद किले के दीवारों में जिंदा चुनवाया जाता है। ये एक तरीके का डेथ पनिशमेंट होता था, जो कि उस समय में यानी मिडिवल हिस्ट्री में दिया जाता था। बहुत ही भयंकर डेथ पनिशमेंट होता था। दीवार बनवा दी जाती थी और उस दीवार के अंदर इनको जिंदा चुनवा दिया जाता था। क्यों किया इन्होंने ऐसा, क्योंकि इन्होंने यानी कि इनके दोनों बेटे ने, फतेह सिंह और जोरावर सिंह ने, अपना धर्म बदलने से मना कर दिया था, एज दे हैड रिफ्यूज टू कन्वर्ट देयर रिलीजन। इनके दूसरे 2 बेटे अजीत सिंह और जुझार सिंह चमकौर के युद्ध में शहीद हो गए थे।
चमकौर के युद्ध में ये बैटल ऑफ चमकौर काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है, काफ़ी पॉपुलर है। इसी बैटल में 42 सिखों ने लगभग 10 लाख मुग़ल सेना से लोहा लिया था और मुग़ल सूबेदार जो था वज़ीर खान, वो काफ़ी हैरान हो गया। उसे लगा कि आसानी से हम जीत जाएंगे, हमारे पास 10 लाख मुग़ल आर्मी है और ये 42 है, यानी कि 1 सिख इक्वल्स टू 1.25 लाख मुग़ल्स। तो इतने भारी संख्या के बावजूद भी इन्होंने आसानी से इन्हें पटकनी दी थी। तो हिज अदर 2 सन्स अजीत सिंह एंड जुझार सिंह मार्टियर्ड इन द बैटल ऑफ चमकौर। खुदराना के संघर्ष में और एक बैटल होती है खुदराना में, 46 रिसीव्ड मार्टियरडम, 40 सिख जो है वो शहीद हो जाते हैं, वीरगति को प्राप्त होते हैं और उन 40 सिखों को मुक्त कहा जाता है। और जिस जगह पर ये शहीद होते हैं यानी खुदराना में, तो उस जगह को मुक्तसर कहा जाता है, यानी कि ये मुक्त हो चुके हैं जीवन के चक्र से। फिर उसके बाद में फाइनली गुरु गोविंद सिंह जो है वो लिटरेचर कंपोज करने की वजह से आनंदपुर साहिब से तालवंडी चले जाते हैं। जब ये औरंगज़ेब के दरबार में औरंगज़ेब के इनविटेशन पर गए थे तो उन्हें खबर मिली कि औरंगज़ेब की मृत्यु हो चुकी है, यानी 1707 को औरंगज़ेब की डेथ हुई थी और इन्हें ये न्यूज़ मिलती है। गुरु गोविंद सिंह खुद 1 अक्टूबर 1708 में डेथ हो जाती है, ये इनकी नेचुरली डेथ हो जाती है। तो यहाँ पर हम इस वीडियो को यहाँ पर विराम लगाते हैं। हमने सभी 10 सिख गुरुओं के बारे में पढ़ लिया है। आई होप आपको ये वीडियो बहुत बहुत पसंद आई होगी। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।